वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जाएंगे। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्टरी यानी कि परिचय वाला जो पोर्शन है वो करवाया था। आज हम जो शुरू करेंगे वो है इसका मैकेनिज़्म। मैं डॉक्टर कृष्णा मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स को पेपर थर्ड यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इसके अंदर जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। आज इसमें हम इसके दो सब टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा और सेकंड वाला है कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले एनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा। इसका मीनिंग क्या है? स्पर्मेटोजोआ और ओवा का एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे के समीप आना। अब इसका स्पर्मेटोजोआ और ओवम जो है उनका एक दूसरे के समीप आना, इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं। उन रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होती हैं तभी स्पर्मेटोजोआ और ओवम जो है वो एक दूसरे के आसपास आते हैं और उसी के बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। अ मेजर प्रॉब्लम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हाउ टू ब्रिंग टुगेदर द spermatozoa and ova in the same locality in a fluid medium so that individual sperms may reach the surface of ova at the right time. Previously it was thought that sperms they are attracted towards the ripe eggs by chemotaxis. A chemical substance is found in the cortex of eggs of sea urchin, Companularia, fishes, etc., held responsible for the attraction of sperm to ripe eggs. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कैसे स्पर्म और एग जो है वो एक दूसरे के पास में आए और सही समय पर आए। यानी कि जब ओवम ओवर राइप हो या स्पर्म जो है वो डेस्ट्रॉय हो उससे पहले ही उनका एक दूसरे के पास में आना ज़रूरी होता है। और ये माना गया है कि जो सी अर्चिन और फिशेस वगैरह हैं उनमें कीमोटैक्सिस के द्वारा स्पर्म जो है वो एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये कीमोटैक्सिस के अंदर स्पर्म जो एग का जो कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि स्पर्म को एग की तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। In general, most invertebrates and vertebrates accomplish close approximation of spermatozoa and eggs through special devices or particular forms of behavior. The primary needs for the encounter of spermatozoa and ova, as we are already discussed, are fluid medium for the act of fertilization and delivery of large quantities of spermatozoa close to the numbers of ripe eggs at the right time. According to the place and nature of fluid media, the following two kinds of fertilization have been reported. इसके बारे में हम पहले भी पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि एक तो स्पर्म और एग को एक दूसरे के पास आने के लिए एक स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, या तो एनिमल्स के अंदर या उनके अंदर विशिष्ट प्रकार का बिहेवियर यानी कि उनका व्यवहार जो होता है वो विशेष प्रकार का होता है। और जो दूसरी जो मतलब प्राइमरी जो नीड है वो है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी कि फ्लूइड मीडियम होता है और इस फ्लूइड मीडियम के बेसिस पर दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो कि शरीर के बाहर की तरफ होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो कि एनिमल की बॉडी के अंदर होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इन लिक्विड मीडियम आउटसाइड द बॉडीज ऑफ पेरेंट एनिमल, यानी कि मेल फीमेल दोनों की बॉडी के बाहर की तरफ होता है।
Among freshwater animals, for example fishes, amphibians and freshwater invertebrates, the timing of spawning of eggs by the female and shedding of sperms by the male parent are very specific. यानी कि फ्लूइड मीडियम, जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुकी कि फ्रेश वाटर के अंदर, एनिमल्स के अंदर फ्रेश वाटर होता है और इसमें एग और स्पर्म जो है उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ दे रिमेन्स एक्टिव यूजुअली फॉर a few minutes. The sperms they are delivered directly to the eggs of an individual females immediately after egg laying. But marine forms shed eggs and sperms freely into the surrounding water. The time interval between the laying of eggs and shedding of sperm, it may even be weeks or months, because the saltish or sea water it serves as an important physiological medium for the gametes. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्रेश वाटर और जो मैराइन वाटर है इसमें क्या डिफरेंस हुआ कि जो फ्रेश वाटर है उसमें एग और स्पर्म जो है उनका एकदम पर्टिकुलर टाइम पर दिए जाना बहुत ज़रूरी है और एक विद इन टाइम लिमिट दोनों जो हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाने चाहिए. लेकिन मैराइन फॉर्म्स के अंदर क्योंकि जो मैराइन वाटर होता है वो एक फिजियोलॉजिकल मीडियम की तरह काम करता है, तो कई बार जो है वो स्पर्म जो है एग्स जो है वो पहले दे दिए जाते हैं और स्पर्म जो है वो काफ़ी वीक्स या महीनों के बाद में जो है उनके आसपास आते हैं और यहाँ पर एग्स जो हैं इस सॉल्टिश वाटर के फिजियोलॉजिकल मीडियम के अंदर वो जीवित रहते हैं, वो ओवरराइप नहीं होते हैं. During external fertilization, the movement of spermatozoa in a liquid medium it is entirely at random, and the spermatozoa they collide with the eggs as a matter of chance, which occurs regularly in nature. But it's partially due to the enormous number of spermatozoa produced by the male, and partially because the eggs being relatively larger targets they can be hit by sperm fairly well. तो इसमें ये दोनों ही चीज़ जो होता है मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो चांस पे डिपेंड करता है कि स्पर्म जो है वो एग को से कोलाइड होंगे या नहीं होंगे, और इसमें प्रोबेबिलिटी उस समय ज़्यादा बढ़ जाती है जबकि स्पर्म का नंबर जो है बहुत ज़्यादा होता है और एग जो है उनका साइज़ जो है रिलेटिवली बड़ा होता है. तो ऐसे में स्पर्म और एग का एक दूसरे के पास आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी अधिक होती है. अब हम आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ओविपेरस फॉर्म्स सच एज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. The eggs are completely enclosed in impermeable egg membranes, or they are retained within the maternal body throughout development in oviparous and viviparous animals. In all such cases, the spermatozoa they are delivered internally in the body of the female by some types of copulatory mechanism or by intromittent organ of the male. In such forms, the fertilization it may occur in the lower part of the oviduct or in the upper part or portion of the oviduct, or it may be in the ovarian follicles, for example in viviparous fish and in mammals. In terrestrial animals, there is no problem of timings of the spawning of eggs and shedding of sperms, because the mature sperms they are commonly stored in a physiological medium capable of maintaining their life and potential activity for days or even for months, either in moisture conserving capsules or in compartments of male and female body to be picked up, transferred or utilized in one way or another. The movement of the spermatozoa from the site of deposition
to the site of fertilization, it is usually depends on the active swimming of the spermatozoa themselves or transported passively by muscular contractions of the female tract and also by counter recurrents in the cilia which propel backward flowing liquid content of the ट्रैक्ट। तो ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन कि किस तरीके से एग और स्पर्म एक दूसरे के आसपास आते हैं। मैकेनिज्म का जो सेकंड पोर्शन है दैट इज कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।